जय हिंद, नमस्कार, a very good morning to all my dear students and welcome to Exam Prep CDS CAPF FCAT Exam Prep YouTube channel. Myself Chandan Roshan, your mentor, and I welcome you all on this important session of today's morning. साथियों, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त करें। और इसके लिए एग्जामपुर की ओर से आप सभी एस्पिरेंट्स को, आप सभी साथियों को, आप सभी के अभिभावकों को भी मेरी और पूरी एग्जामपुर की टीम से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाइयां। तो साथियों, आज के इस इंपॉर्टेंट और पावन दिन के अवसर पर मैं आज इस इवेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फुलझड़ियां लेकर के आप सभी बच्चों के लिए आया हूं और साथ ही साथ एग्जामपुर की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर भी आपके लेकर के आया हूं, जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने के लिए और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मैं आज आप लोगों को इस क्लास में देने वाला हूं। तो मां लक्ष्मी की आशीर्वाद से इन द नेम ऑफ द अलमाइटी गॉड और इस दीपावली के शुभ अवसर पर आज के इस सेशन को मैं आप लोगों के बीच स्टार्ट करता हूं। तो हो जाइए शुरू। तो देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन पे कि which one of the following political parties was launched by इरोम शर्मिला इन मणिपुर। आपको पता है कि जो इरोम शर्मिला है उनको काफी समय तक, ठीक है ना, इन्होंने संघर्ष किया। ये 15 साल तक लगभग फास्ट पे थी और वहां का जो मानवाधिकार है उसके लिए इन्होंने, आप कैसे तो जद्दोजहद की, इन्होंने स्ट्रगल किया। उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न है कि इन इरोम शर्मिला ने मणिपुर में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस, मणिपुर रेसिस्टेंस अलायंस, ट्राइबल रेसिस्टेंस पार्टी या रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी, ठीक है ना। तो पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस, मणिपुर रेसिस्टेंस अलायंस, ट्राइबल रेसिस्टेंस पार्टी या रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी, इनमें से कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी शुरुआत की गई थी इरोम शर्मिला के द्वारा। आप सभी बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने आंसर को मेरे साथ रिप्लाई कर सकते हो। तो फटाफट सभी लोग अपने अपने आंसर्स को टाइप करना स्टार्ट कीजिए। आई एम वॉचिंग द कमेंट बॉक्स और सभी लोग फटाफट मुझे रिप्लाई करें, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस। ये जो पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस है, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी शुरुआत की गई थी इरोम शर्मिला के द्वारा मणिपुर में। क्लियर है ये पॉइंट? इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सो द आंसर विल बी विच वन, तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन। आई बात समझ में? इसको प्लीज आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका पूरा नाम जो है वो क्या था, तो आप बताओगे इरोम चानू शर्मिला, ठीक है ना। इरोम चानू क्या नाम है इनका, तो आपको ध्यान रखना है शर्मिला। इसको बहुत अच्छे से आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि इनको एक निकनेम दिया गया था आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। इनको क्या कहा गया? आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से इनको हम जानते थे, ठीक है ना। और इनको एक और भी नाम दिया गया था मैंगूबी, ठीक है ना। इनका एक निकनेम था क्या, तो आपको ध्यान रखना है मैंगूबी। इसको मैं लिख रहा हूं फिर से, इसको आपको ध्यान रखना है मैंगूबी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है मैंगूबी जो है ये इनका क्या था, तो आपको ध्यान रखना है उपनाम या आपको ध्यान रखना है निकनेम था। बात किसकी हो रही है? इरोम शर्मिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट वन with the list 2 and select the correct answer using the code given below, ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनने के लिए कीजिए, ठीक है ना। एक तरफ आपको स्टेट के नाम दिए गए हैं और एक तरफ आपको कंट्रीज दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेट इन कंट्रीज को क्या करेगी, आपस में कनेक्ट करेगी, ठीक है ना। सो प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। हमारा पहला प्रश्न आज का ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि बास स्ट्रेट ये किसको कनेक्ट करेगी, डेविस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगी, डोवर स्ट्रेट किसको करेगी और फ्लोरिडा स्ट्रेट किसको करेगी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाए बास स्ट्रेट की, तो आपको ध्यान रखना है जो बास स्ट्रेट है ये किसको कनेक्ट करती है, तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेविस स्ट्रेट की, तो ये आपको ध्यान रखना है
कनाडा और ग्रीनलैंड को। किसको करेगी? कनाडा और ग्रीनलैंड को। अगर हम डोवर स्टेट की बात करेंगे तो इट विल कनेक्ट द यूके एज वेल एज द फ्रांस। और जो फ्लोरिडा स्टेट है ये आपको ध्यान रखना है यूएसए और क्यूबा को आपस में कनेक्ट करेगी। तो अगर हम इन सारे लिस्ट को चेक करें तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही बनता है इट्स द ए ऑप्शन। ए इज 2, बी इज 4, सी इज 1 एंड डी इज 3। आपको बता दूं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग बात करते हैं पाक स्ट्रेट की, इसके बारे में तो आप लोगों को ध्यान होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। तो ये जो पाक डल जमरू मध्य है ये आपको पता है कि ये किसके बीच में है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है भारत, और एक तरफ आपको ध्यान रखना है श्रीलंका। मैंने जान के ये एग्जाम्पल यहां पे दिया है ताकि आप स्ट्रेट को क्या कर सको, एक तरीके से समझ सको। और एक ध्यान रखना है कि जब हम जल डमरू मध्य की बात करते हैं या स्ट्रेट की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये एक संकीर्ण सी पट्टी होती है। ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है एक प्रकार संकीर्ण पट्टी होती है, एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है ना, जो कि जोड़ती है किस चीज को? तो आपको ध्यान रखना है जो कनेक्ट करती है किसको? तो आपको ध्यान रखना है टू लैंड मासेस, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है टू लैंड मासेस, दो भूखंडों को आपस में क्या करने का? तो दो भूखंडों को आपस में जोड़ने का ये क्या करती है? काम करती है। और स्ट्रेट में हम ये भी कह सकते हैं कि ये दो वाटर बॉडीज को भी क्या करती है? सेपरेट करने का काम करती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब यहां पे आपको माउंटेन पासेस दिए गए हैं और यहां पे उस प्लेसेस के नाम दिए गए। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां भी ला वर्ड आएगा तो ला आपको ध्यान रखना है कि एक क्या है? तिब्बती भाषा का शब्द है। ये क्या है? तो आपको ध्यान रखनी है तिब्बती भाषा का क्या है? तो आपको ध्यान रखना है शब्द है। दिस इज अ तिब्बतियन वर्ड। और तिब्बती भाषा में ला का अर्थ क्या होता है? पास, यानी कि दर्रा। और पास क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ये एक संकीर्ण क्या होती है? पैसेज होती है, एक संकीर्ण रास्ता होता है जो दो प्रमुख स्थानों को पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करती है? जोड़ने का या कनेक्ट करने का काम करेगी। अब यहाँ पे एक तरफ जोजिला है, एक तरफ सिपकिला है, एक तरफ लीपू लेक है और एक तरफ नाथुला है। तो जहां जहां भी आपको ला वर्ड दिखाई देगा तो ला का अर्थ ही क्या हो जाएगा? दर्रा। क्या हो जाएगा? दर्रा। अब आपको बताना है कि जोजिला पास किसको जोड़ती है, सिपकिला किसको जोड़ती है, लीपू लेक किसको जोड़ती है, नाथुला किसको जोड़ती है। तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग क्या दिए गए हैं? एक तरफ पासेस का लिस्ट है, एक तरफ प्लेसेस का लिस्ट है। अब इन पासेस को उनके प्लेस के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है? मैच कर देना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ, यानी कि जोजिला की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जोजिला जो है ये कनेक्ट करती है किसको? तो जम्मू को किसके साथ? कश्मीर के साथ, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ती कौन है? तो आप बताओगे जो इनफैक्ट श्रीनगर से आपको लेह भी जाना है ना, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको लेह टू श्रीनगर का रास्ता तय करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं शिपकिला पास की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में है। जो लीपू लेक है ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में है, ठीक है ना। लीपू लेक, माना पास और नीति पास, लीपू लेक, माना पास और नीति पास, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिसका उपयोग किया जाता है मानसरोवर यात्रा के लिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लीपू लेक की बात करते हैं उत्तराखंड में, और नाथुला कहां पे हो जाएगा? आपका सिक्किम में। और ये जो नाथुला है ये सिक्किम को, ठीक है ना, सिक्किम होते हुए ये आपको लेके चली जाएगी कहां पे? चुंबी घाटी। यहां से आप पहुंच जाओगे कहां? तिब्बत। और फिर यहां से आप पहुंच जाओगे कहां पे? चाइना, ठीक है ना। तो अगर हम इन सारे सूची एक को सूची दो के साथ जब हम सुमेलित करते हैं तो हमें इसका सही आंसर क्या मिलता है? ऑप्शन सी। क्या मिलता है हमारा? ऑप्शन सी। तो आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या याद रखना है? ऑप्शन थर्ड। इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा इसमें एक चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि हमारी एक है खारदुंगला पास। कौन सा है? खारदुंगला। तो आपको ध्यान रखना है ये जो खारदुंगला है ये आपको ध्यान रखना है ये हाईएस्ट मोटरेबल, ये आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट मोटरेबल पास है, सबसे ऊंचा। आपको ध्यान रखना है सबसे ऊंचा, ठीक है ना, मोटर वाहन के लिए, मोटर वाहन के लिए आपको ध्यान रखना है उपयोग में आने वाला
उपयोग में आने वाला क्या है, तो आपको ध्यान रखना है पर्वतीय दर्रा। ये आपको अच्छे से यहाँ पे फोकस करनी है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट मोटरेबल पास की अगर हम बात कर देंगे तो आपको खारदुंगला ध्यान रखना है। आई बात समझ में। वहीं पे आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीति माना, ठीक है ना। और बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, लीपू लेक, क्या है लीपू लेक, ये तीनों आपको उत्तराखंड में है और इसका उपयोग किया जाता है किस चीज के लिए, तो आप बताओगे मानसरोवर पिलग्रिमेज। किसके लिए, तो आपको ध्यान रखना है मानसरोवर पिलग्रिमेज, यानी कि मानसरोवर के किस यात्रा के लिए, तो आपको ध्यान रखना है तीर्थ यात्रा के लिए। इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपका ये है स्क्रीन पे कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है ना। और इसमें नीचे गए दिए सूचियों को कूट 1 को कूट 1 से, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करनी है। यहां पे है टिस्को, यहां पे है बाल्को, यहां पे है बीपीसीएल और एक तरफ है बेल, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये जो इंडस्ट्रीज यहां पे अलग अलग क्या है, उद्योग के नाम दिए गए हैं एब्रिविएटेड फॉर्म में, और एक तरफ दिया गया है कि इनमें से ये जो उद्योग है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज का इनमें से किस उत्पाद के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ संबंध है, ठीक है ना। आपको पता है टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको 1907 में स्टैब्लिश किया गया था जमशेदपुर में। और जमशेदपुर शहर जो है वो दो नदियों के संगम पर है। एक तो आपको ध्यान रखना है खारकाई और दूसरा आपको ध्यान रखना है सुवर्णरेखा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बाल्को है, भारत एल्युमिनियम कंपनी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है बीपीसीएल है, दिस इज भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब देखो, अब इसके एब्रिविएशन में ही सारा आंसर छुपा हुआ है। दिस इज टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो इसको हम लगा देंगे आयरन स्टील के साथ। तो ए का ऑप्शन 2 देखो, ए और बी दोनों में है। भारत एल्युमिनियम है तो बाल्को किस में आ जाएगा, B4 में आ जाएगा। तो A2B4, A2B4 जो है वो केवल बी ऑप्शन में है, ठीक है ना। यानी कि बीपीसीएल कैसे हो जाएगा हमारा, तो आपको ध्यान रखना है केमिकल से हो जाएगा। और बेल किससे हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसमें जितने साथियों ने हमारे बी ऑप्शन को टिक किया है, आप में से जिन साथियों ने बी ऑप्शन पे क्लिक किया है, जिनके आंसर बी हैं, उन सभी का आंसर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Am I loud and clear to all of you? So let's proceed to the next important question of today. एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात यह है कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना, जिसका टेन्योर आपको ध्यान रखना है 1956 से लेकर के 1961 था। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में आपको बहुत अच्छे से एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि यहीं पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव रखा गया, इसमें एक उद्देश्य रखा गया था, और वो क्या था हमारा, तो आपको ध्यान रखना है टू एस्टैब्लिश, उसका उद्देश्य क्या रखा गया, टू एस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्री। यहां पे क्या रखा गया, टू एस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्री, हमें भारी उद्योगों को स्थापित करना है, और साथ ही साथ एंड प्रोमोट, और हमें क्या है, प्रमोट करनी थी किस चीज को, तो आपको ध्यान रखना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, लौह एवं उस इस्पात का जो उद्योग है, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है जो लौह एवं इस्पात उद्योग है, इसको हमें क्या करनी थी, तो आपको ध्यान रखना है प्रोत्साहित करनी थी। इसको हमें क्या करनी थी, तो प्रोत्साहित करनी थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो मेजर स्टील प्लांट्स बनाए गए, उसमें आपको एक नाम ध्यान रखना है, कौन सा, राउरकेला। इसके बाद आपको ध्यान रखना है भिलई, ठीक है ना। ये दो मेजर स्टील प्लांट्स थे, जिसको क्या है, भिलई जो है ये वर्तमान में कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में। राउरकेला वर्तमान में कहां पे है, तो आप बताओगे ओडिशा में। ये दो मेजर स्टील प्लांट्स थे जिसको सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। और इस उद्योग के स्थापित करने से एक फायदा यह भी हुआ था कि हम लोगों ने भारत में एग्रीकल्चर के ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्डअप करना स्टार्ट किया, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि इंडिया जो एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, इस अर्थव्यवस्था में हम अधिक से अधिक लोगों को क्या दे सके, रोजगार दे सके। तो रोजगार देने के उद्देश्य से हेवी इंडस्ट्रीज को क्या किया गया, प्रमोट किया गया, ठीक है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। आई बात समझ में। तो राउरकेला और भिलई ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या रखनी है,
ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैच द लिस्ट वन विथ लीस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है ना, एक तरफ आपका नेशनल हाईवे दिया गया है और एक तरफ उसके रूट दिए गए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि एक तरफ नेशनल हाईवे दिए गए हैं और एक तरफ उसके रूट दिए गए हैं। अब इन नेशनल हाईवेज को उसके रूट के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। ठीक है ना, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन भी करूंगा। ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें अपडेटेड हाईवेज के बारे में बता दूंगा अभी आपको, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। ठीक है ना, अब NH2 की हम बात करें, NH4 की बात करें, NH7 की बात करें और NH8 की बात करें। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम NH2 की बात करते हैं तो ये आपका कहां से कहां तक है, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, कोलकाता, ये क्या है, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको अब क्या बोलते हैं, नाउ इट इज NH19। अब NH2 जो है ये अब किस नाम से जाना जाता है, NH19 के नाम से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, NH4 की। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, NH4 की। तो जब आप मुंबई से चेन्नई आओगे, कहां जाओगे, मुंबई से चेन्नई, तो थाने से पुणे, पुणे से बेंगलुरु और बेंगलुरु से जब चेन्नई की तरफ आप जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो NH4। अब ये जो NH4 है ये आज के समय में कौन सा NH है, तो आप क्या ध्यान रखोगे, तो आपको ध्यान रखना है जो NH4 और NH8 है इसको मिला करके बना दिया गया है NH48। ठीक है ना, वहीं पर जो NH7 है ये एक समय इंडिया की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करती थी, जो कि अब NH44 है। और NH7 पहले एग्जिस्ट करती थी कहां से कहां तक, वाराणसी से लेकर के कहां तक, तो आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी तक। तो अब ध्यान रखना है कि नाउ, आपको यहां पे ध्यान रखना है, नाउ NH44 इज लॉन्गेस्ट NH, ये ध्यान रखनी है आपको, लॉन्गेस्ट NH है। ठीक है ना, कहां से कहां तक, तो आपको ध्यान रखना है ये श्रीनगर से स्टार्ट होती है और जाती है कहां तक, तो आपको ध्यान रखना है कन्याकुमारी तक। कहां तक, तो श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक। और वही जो NH8 है ये आपका कहां से कहां तक है, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब NH8 जो है, नाउ ये कौन सा NH है, तो NH48 हो गया। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो A is 3, B is 2, A is 3, B is 2, C is 4, C is 4 and D is 3। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आई होप कि आप लोगों को आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में मैं उसी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं जो एनर्जी मेरी बाकी क्लासेस में होती है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग पूरे जोश के साथ इस सेशन में जुड़े, इस सेशन को शेयर करें और दिवाली के शुभ अवसर पर इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं कि एग्जामपुर इस दिवाली में कुछ खास लेकर आया है आप सभी साथियों के लिए। और ये खास ऑफर ये है कि दिवाली धमाका ऑफर ये चल रहा है हमारा, जो कि आपको ध्यान रखना है 27 अक्टूबर तक उपलब्ध होगा। ये जो दिवाली धमाका ऑफर है, ठीक है ना, ये कब तक, तो आपको ध्यान रखना है 17 अक्टूबर तक क्या है, तो आपको ध्यान रखनी है वैलिड है। ये 27 अक्टूबर तक हमारा क्या है, वैध है। तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, और लेकर आए हैं हम लोग एग्जामपुर परिवार की ओर से। ठीक है ना, अभी एनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज में। जितने भी एग्जामपुर के कोर्सेज हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी, ग्रुप डी के साथ साथ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश या हिंदी मीडियम है, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आप अगर मान लिया जाए कि टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप हमारे चैनल डिफेंस को अभी आप वॉच करते हुए अगर आप डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा जो प्रहार बैच चल रहा है, तो उस प्रहार बैच से जुड़ने के लिए अब करना क्या है आपको कि दिवाली 75 जब आप अपने एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पे जाओगे, पेड कोर्सेज में जाओगे, वहां पे जब आपको प्रहार बैच पे क्लिक करोगे और जब बाय ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा कूपन कोड यूज करने का। तो उस कूपन कोड की जगह पे आप दिवाली 75, किसको यूज करना है, दिवाली 75, इसको आप टाइप करेंगे तो आपको 75% जो एक्चुअल कॉस्ट है कोर्स के उस पर डिस्काउंट मिल जाएगी। तो इस बार की दिवाली एग्जामपुर के साथ, एग्जामपुर की तरफ से इस तोहफे को आप कबूल कीजिए, इस गिफ्ट को अपनाइए और अपने खुशियों के साथ साथ अपने परिवार वालों को आने वाले समय में सिलेक्शन की सौगात दीजिए।
आज ही इस्तेमाल कीजिए दिवाली 75 कूपन कोड को और एग्जाम्पल के सभी कोर्सेज पे इंक्लूडिंग द सीडीएस एंड सीएपीएफ कोर्सेज पे 75% डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल हमारा ये है, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के संविधान में जो गारंटी की गई मूल अधिकार है, इसको हम निलंबित किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के द्वारा, एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, एंड द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय के द्वारा। अब देखो सवाल ये पूछ रहा है कि जितने भी मौलिक अधिकार है, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पार्ट 3 में भाग 3 में है। ये आपको पता है कि ये भाग 3 में है और इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 12 से लेकर के कहां तक है? आर्टिकल 35 तक। ये जितने भी अधिकार हैं हमारे, ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जस्टिसिएबल है, ठीक है ना? यानी कि ये सब क्या है? तो आप बताओगे न्यायपूर्ण अधिकार है, न्यायपूर्ण है। यानी कि इसको हम, यदि कोई भी अथॉरिटी इस देश में हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हम याचिका के जरिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, फिर से हमारे मौलिक अधिकारों को हम तक क्या कर सकती है? रीइंस्टॉल कर सकती है, रीइंफोर्स करा सकती है। अब सवाल ये है कि देखो, चाहे फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं कि दीज आर द मस्ट राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत के संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को दिया गया अनिवार्य अधिकार है, लेकिन कोई भी अधिकार हमारे संविधान में एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि आज भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, पहले भी मैंने कई सारे क्लासेस में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं, जैसे राइट टू मोबिलिटी है, उसको भी हम सस्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट केवल आपको ध्यान रखना है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार है ही नहीं। इनफैक्ट आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये भी हमारा सस्पेंड होता है। कैसे? अगर आप किसी को डेथ पनिशमेंट दे रहे हो, किसी को आप कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हो, किसी का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, या जो लोग आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए आर्टिकल 21 तो भैया है ही नहीं। अब यहां पे सवाल ये पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड की गई हैं संविधान के द्वारा, इसको हम किस स्थिति में या किस परिस्थिति में पूछा गया है कि हम क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अंडर आर्टिकल 352 और नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके लिखित एडवाइस पे, किसके लिखित सलाह पे? तो ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है ना? इसको आपको ध्यान, आर्टिकल एंड आर्टिकल 21 ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान रखनी है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 all other fundamental rights gets suspended। इनको छोड़कर बाकी जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उसका क्या किया था? सस्पेंड कर दिया जाता है। ये आपको अच्छे से यहाँ पे क्या रखना है? ध्यान रखना। और स्टेट इमरजेंसी के केस में यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी, जब राजकीय आपातकाल होगी तो ड्यूरिंग आपको ध्यान रखनी है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कब होती है? तो अंडर आर्टिकल 356, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 21 एंड 22, आर्टिकल 21 एंड 22 आर नॉट सस्पेंडेड। ये दोनों जो हैं ये सस्पेंड नहीं होते, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। 21 और 22 जो है ये सस्पेंड नहीं होते। किसमें? 356 में, ठीक है ना? और आपको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अभी तक इंडिया में एक भी बार इंपोज नहीं की गई है। अगला सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज और आर करेक्ट, ठीक है ना?
ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से कथन 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में सही है। पहला है, इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ 3-tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. Representatives should be directly elected for 5 years. There should be mandatory reservation of 1/3 of all seats on all panchayats at all levels for women. 3 अलग अलग कथन है। इसका हिंदी देख लेते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, इससे सभी राज्यों के लिए यह अधिदेशात्मक हो जाता है कि वे शासन की 3 स्तरीय प्रणाली को स्थापित करें। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। ये बताओ, तो अब ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि इससे सभी राज्यों के लिए, याद रखना ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। ये सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हालांकि 5 साल के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले भी जो पंचायत की हम कह सकते हैं जो कार्यकारिणी है या उसका जो फंक्शनिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण है, बिल्कुल सही है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे स्टेट लाइक बिहार है, उत्तराखंड है, ठीक है ना। ये ऐसे स्टेट है, मध्य प्रदेश है, जहां पे पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटों को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। और बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां पे पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीट्स को क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। तो यहां पे आप ऑप्शन क्या रखोगे, बी ऑप्शन, यानी कि 73rd और 74th, और ये दोनों जो अमेंडमेंट है ये कब किए गए, 1992 में। आपको पता है कि राजस्थान का जो नागौर है वो भारत का पहला पंचायती सिस्टम वहां पे स्टार्ट किया गया था, कब, 2 अक्टूबर 1959 को। और बलवंत राय मेहता समिति ने 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत को रिकमेंड किया था, और जो अशोक मेहता कमेटी है उन्होंने 2-tier सिस्टम को रिकमेंड किया था। बल्कि भारत में हम बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल यह है आप लोगों के लिए, अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज resorted to for resolving the deadlock between 2 houses of the parliament for passing which of the following bills. निम्नलिखित विधेयकों में से किसे या किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है। यानी कि इनमें से किस प्रकार के बिल को, इनमें से किस प्रकार के विधेयक को सुलझाने के लिए, ठीक है ना, संसद के संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं ज्वाइंट सेशन की, तो ज्वाइंट सेशन को कौन करेगा, कॉल्ड बाय whom, तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके अंतर्गत, तो अंडर आर्टिकल 108। ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाएगा, आर्टिकल 108 के द्वारा, ठीक है ना। अब पूछा गया है कि किस प्रकार के विधेयकों को सुलझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या ऑर्डिनरी बिल। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो बुलाई नहीं जा सकती है, किसके लिए, तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए और धन विधेयक के लिए। ये दो ऐसे बिल्स हैं, एक तो धन विधेयक जो मनी बिल है, और दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है। इन दोनों विधेयकों के लिए, इन दोनों अमेंडमेंट्स के लिए कभी भी आपको ध्यान रखना है जो ज्वाइंट सेशन है या हम कह सकते हो जो संयुक्त बैठक है, इसको बुलाया नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना है, इसको कभी भी बुलाया नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे ऑर्डिनरी बिल। क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी बिल। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑनली। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑनली। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल यह है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन जो है वो बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये इसमें से निकालना है इन 3 स्टेटमेंट में से। पहला है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। पहली चीज तो ये है, द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ऑर्डिनरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्या है? तो भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधनों के लिए अधीन है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पीछे नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। एक स्टेटमेंट ए कहता है, ऑप्शन ए कहता है केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी कहता है कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी कहता है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई, प्लीज गो फॉर द आंसर। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की कि डीपीएसपी आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही कथन है। फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ऑर्डिनरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे राइट टू मोबिलिटी की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करें, राइट ऑफ रेसिडेंस की बात करें, ठीक है ना। तो जितने भी राइट टू फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अगर जैसे मान लिया जाए कि राइट टू मोबिलिटी, भाई भारत में अगर हमको एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जानी है, तो हमें किसी भी राज्य की सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि स्थानीय प्रशासक को, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, उनको लगता है कि अगर मेरी उपस्थिति से उस जिले के सीमा के अंतर्गत कोई बवाल हो सकता है, शांति प्रक्रिया में खलल पड़ सकती है, कोई डिस्टरबेंस हो सकती है, तो मेरी मोबिलिटी को सरकार अगर चाहे तो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, ये कहना सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जैसे अगर हम बात करते हैं वेटिकन सिटी की, वेटिकन सिटी तो सब सिटी क्या है, सिटी ऑफ पोप्स है, वहां केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं। आप अमेरिका चले जाओ, वहां पे भी क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं क्या है, प्रिवेल करती है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत के हर संविधान का जो बेसिक है, उसका जो मूलभूत ढांचा है, उसमें सेक्युलरिज्म, अगर आप अरब कंट्रीज में चले जाओ तो अरब कंट्रीज में जो इस्लाम है उसको वो ज्यादा प्रमोट करते हैं एज कंपेयर टू केवल भारत। समझिए इस बात को, केवल हम एक ऐसे राष्ट्र में पूरे इस ब्रह्मांड में मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय देते हैं। विविधता में एकता का एकमात्र मिसाल अगर कोई है तो वो भारत है, भारत है और भारत है। भारत जैसा कोई देश नहीं है और भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी प्रगतिशील हो जाए, लेकिन भारत की तुलना पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। हम सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं किस चीज के, तो आप बताओगे सेक्युलरिज्म के, ठीक है ना, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के। इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से सी विल बी द करेक्ट आंसर, 1 and 2 ओनली। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत अच्छा सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। यानी कि आपसे यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। और भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STVS। ये ध्यान रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो एकल वोट हस्तांतरित जो प्रणाली है उसी का इस्तेमाल करके, उसी को प्रयोग करके हम क्या करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का चयन करते हैं। अब यह है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्यों की विधानसभा इसमें शामिल होती है।
द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की विधान परिषद होती है, द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है वो भी इसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट में क्या है, शामिल है। अब आपको बताना है कि इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ठीक है ना, ए बी सी या डी। यहां पे सी ऑप्शन है। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इसमें ध्यान रखना है इलेक्टेड मेंबर्स। यहां पे एक चीज बता दूं मैं, ऑप्शन तो सही है लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस होना चाहिए। केवल दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहां पे, तो आप बताओगे राष्ट्रपति की चयन प्रक्रिया में। पहली चीज तो ये, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा, चौथा, तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हमारे साथ लाइव हैं और जिन्होंने सी ऑप्शन पे टिक किया है, जिन्होंने सी ऑप्शन को टाइप किया है, वो सभी लोग अपने अपने आंसर के साथ क्या है, तो बेटा सही है। आई बात समझ में? तो इसको आपको बहुत अच्छे से यहां पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपके स्क्रीन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में जो भारतीय संविधान में चर्चा की गई है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि राज्य के पास, राज्य का मतलब सरकार के पास ये शक्ति है कि वो कोई भी विशिष्ट प्रावधान ला सकते हैं, ठीक है ना, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के दाखिले को लेकर के। स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द स्टेट। जो सरकार है कोई भी विशिष्ट प्रावधान ला सकती है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के एडमिशन से रिलेटेड निजी शैक्षणिक संस्थानों में जिनको सहयोग किया जाता है, वित्तीय सहयोग दिया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट एडेड बाय द स्टेट, या सरकार जो है कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोविजन ला सकती है एससी एसटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थानों में जिसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है, ठीक है ना। या स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन relating to their admission to the minority educational institution as described in article 30, या अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे आप कह सकते हो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं उससे संबंधित जो एडमिशन के प्रोविजंस हैं उसको भी सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है, सरकारी शिक्षा संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष प्रोविजन बना सकता है। राज्य द्वारा सहायता नहीं प्राप्त करने वाले निजी शिक्षा संस्थानों में भी उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष प्रोविजन बना सकता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में उनके दाखिले के संबंध में राज्य एक विशेष उपबंध बना सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 30 में वर्णित है। ये 4 अलग अलग स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि एडेड और अनएडेड स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एससी एसटी है उसके एजुकेशन एडमिशन से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट इन चारों में से पूछा गया है कि सही होगा। एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें, एक बार सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है ना। आपको बस एक चीज बता दूं कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग उसको छोड़ करके बाकी एडेड स्कूल हो या अनएडेड स्कूल हो उससे रिलेटेड जो एडमिशंस के प्रोविजंस हैं उसमें जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है एक्सेप्ट ऑल दोज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 30। तो फोर्थ को छोड़ दो, बाकी तीनों सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 and 3। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें जो आपको ध्यान रखना है वर्णित शैक्षणिक संस्थानें हैं उसके एडमिशन प्रोविजंस को छोड़ करके
SC ST के एडमिशन के लिए आप कोई भी प्रोविजन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अगले सवाल पे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच समझा दूं कि एग्जाम्पुल लेकर के आया है आप सबों के लिए एक स्पेशल दिवाली धमाका ऑफर, ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल दिवाली धमाका ऑफर है, इसकी जो वैलिडिटी है, या हम कह सकते हैं इसकी जो बेटा वैधता है, ये कब तक है, तो आपको ध्यान रखना है 27 अक्टूबर तक, ठीक है ना। 27 अक्टूबर, ठीक है ना, टिल 12 PM मिडनाइट, 12 टिल 12 मिडनाइट, ठीक है ना। रात के 12 बजे के मध्य रात्रि तक, ठीक है ना, रात 12 बजे मध्य रात्रि तक आपको ध्यान रखना है ये ऑफर आपके लिए वैलिड होगा। तो इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, अभी एनरोल करें एग्जाम्पल के सभी कोर्सेज में और पाएं 75% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कौन सा कूपन कोड यूज करना है, दिवाली 75, DIWALI, 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 दिवाली 75 कोड को यूज कीजिए। और एग्जाम्पल के जितनी भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अगर आप तैयारी कर रहे हो स्टेट PCS की, UPSC की, डिफेंस एग्जाम्स की, चाहे वो NDA की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप में से कोई भी साथी एग्जाम्पल के CDS CAPF 2023 की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप हमारे फाउंडेशन कोर्स प्रहार के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो कीजिए प्रहार इस दिवाली इस धमाकेदार ऑफर के साथ और जुड़ जाइए हमारे फाउंडेशनल बैच प्रहार के साथ, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप बेस्ड क्लास है वो शुरू हो रही है 31 अक्टूबर से। सही सुना आपने, 31 अक्टूबर से, यानी कि आने वाले अगले सोमवार से, ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर से, और इस प्रहार बैच की जो वैलिडिटी है, जितने भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं उसकी 1 साल की वैलिडिटी है, और इसकी ऐप की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कब से साथियों, तो आपको ध्यान रखना है हमारे 31 अक्टूबर से। तो अब आप अपनी सफलता की जर्नी में, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्पल के इस स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी नकारे नहीं, इसको फटाफट ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक नई और आप कह सकते हो एक एनर्जीपूर्ण दिशा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है ना। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, ठीक है ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या शामिल है, ठीक है ना, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर, विपरीत लिंगियों के अधिकार, राइट्स ऑफ क्रैनियोपैगस ट्विंस, क्रैनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, राइट ऑफ मेंटली रिटार्टेड वुमेन टू बेयर अ चाइल्ड, बच्चों को जन्म देने का मंदित मन महिलाओं के अधिकार, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 21, देखो अब क्वेश्चन के लेवल को कितना भी ट्विस्ट क्यों ना कर दिया जाए, अब यहां पे क्या है, केवल शब्दों का जाल है, केवल वर्ड्स को ट्विस्ट की गई है, और इन्हीं वर्ड्स को ट्विस्ट करके आपके सामने ये सवाल रखा गया है। पहला है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देखो आपको पता है कि आर्टिकल 21 जो है ये आपको ध्यान रखना है मोस्ट एलेबोरेटेड, ये सबसे बृहद मोस्ट एलेबोरेटेड आर्टिकल है हमारे किस चीज का, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट एलेबोरेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो दिस इज राइट टू लाइफ एज वेल एज क्या है हमारा, तो आप बता दोगे पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखो जो ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, जिसको आप हर्माफ्रोडाइट कहते हो बायोलॉजिकली, तो भाई कुछ भी है तो वो इंसान ह्यूमन बीइंग है, और अगर उसका भारत में जन्म हुआ है तो भारत के संविधान में, भारत के संविधान के हिसाब से अगर आप भारत के नागरिक हो तो संविधान के सारे अधिकार समान रूप से लागू होंगे। तो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो क्रैनियोपैगस हो, ठीक है ना, या फिर हम बात करते हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो, है तो क्या, दीज ऑल आर, ये सभी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दीज ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हैं क्या, तो आपको ध्यान रखना है भारत के नागरिक। तो बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारे अधिकार आप पे समान रूप से क्या होंगे, लागू होंगे। तो इसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो, चाहे आप मेंटली रिटार्टेड ही क्यों ना हो, ठीक है ना, आप क्रैनियोपैगस ही क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन ये सभी मौलिक अधिकार जन्म के साथ आपको प्राप्त होता है और मरने के साथ ही आपके साथ जाएगा। और इस बीच में इस पूरे
जीवन चक्र के क्रम में अगर भारत सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी अथॉरिटी अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार को इंक्रोच करने की कोशिश करता है, हैम्पर करने की कोशिश करता है, तो आप सीधा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इन अधिकारों को पुनः स्थापित करवा सकते हो। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constituent Assembly? इनमें से कौन संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसका एक सदस्य नहीं था? एनजी अयंगर, ठीक है ना, के एम मुंशी, या ध्यान रखना है बीएन राव, ठीक है ना, और मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है ना। ये पूछा गया इनमें से कौन संविधान की जो प्रारूप समिति है उसका सदस्य नहीं था, ये पूछा गया है आप सभी साथियों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे तो बीएन राव जो थे ये आपको ध्यान रखना है ये एडवाइजर थे। ही वॉज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या थे? तो आपको ध्यान रखना है जो संविधान सभा है उसके क्या थे? तो आप बताओगे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जो सलाहकार समिति थी उसके क्या थे ये? तो आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष थे, ना कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ये है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी? निम्नलिखित में से किन कारकों के कारण 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, उसके होने के पीछे का कारण क्या था? तो आपको ध्यान रखना है डिस्कवरी ऑफ कोल एंड आयरन डिपॉजिट्स, यानी कि कोयला और लोहे के भंडारों की खोज, डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर, वाष्प शक्ति की खोज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे का आरंभ, या फिर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की आप कह सकते हो समान रूप से क्या कह सकते हैं आपूर्ति। इनमें से पूछा गया है कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने का। तो फटाफट हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे और फिर मैं इस सेशन को एंड करूंगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें हम ये चारों फैक्टर्स ले सकते हैं क्योंकि ये सारे हमारे प्रोडक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगला सवाल ये है, इन इंडिया द बेस ईयर ऑफ द न्यू जीडीपी सीरीज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2004-5 टू विच वन? ठीक है ना, भारत में जो नई जीडीपी श्रृंखला है इसके आधार वर्ष को 2005 से 4-5 से किस वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया है? पहले जो जीडीपी कैलकुलेट करने का बेस ईयर था ये रखा गया था 2004-5। अब जो जीडीपी कैलकुलेशन का हमारा बेस ईयर है इसको स्थानांतरित किया गया है, इसको शिफ्ट किया गया है। और सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो न्यू बेस ईयर है इसे 2004-5 से शिफ्ट करके कौन से फाइनेंशियल ईयर पे रखा गया है? बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर ध्यान रखना है 2011-12। क्या है? 11-12। और बेस ईयर का मतलब ही यही होता है कि सरकार की पूरी कोशिश होती है, पुरजोर कोशिश होती है कि जब हम बेस ईयर फाइनलाइज करें या हम एक आधार वर्ष को जब हम तय करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि जीडीपी का जो परफॉर्मेंस है वो हम उसी आधार वर्ष के अनुकूल रखें, उसके इक्विवेलेंट रखें या फिर उससे ऊपर रखें, ना कि उससे नीचे रखा जाए, ठीक है ना। क्योंकि आधार वर्ष एक प्रकार से बेंचमार्क हो जाती है, उसको हम ऐसा पैरामीटर मानते हैं और उसी पैरामीटर के आधार पे, उसी बेंचमार्क के आधार पे हम अपने नीतियों को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं, सो दैट वी कैन गेट टू द वी कैन से डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव। इसको आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये था हमारे दिवाली के दिन का आज का धमाकेदार सेशन। आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से अब मैं आज के सेशन में लूंगा विदा और आप सबों को फिर से एग्जामपुल और एग्जामपुल के पूरी परिवार की तरफ से शुभ दिवाली और शुभ दीपावली, शुभ दीपोत्सव। मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवारजन, आपके चाहने वाले, ठीक है ना, संसार के हर एक व्यक्ति पर अपार कृपा बनी रहे और आप सब अपने जीवन में प्रगति की ओर जाओ। और इसी तरीके से जिस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो कि भाई दुख का अंत होकर के सुख के ओर अग्रसर होते हुए इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो इसी तरह से आपके जीवन में खुशियां आए। और इसी अवसर पर एग्जाम्पल आपके लेकर के आया है क्या? दिवाली धमाका ऑफर। सही सुना आपने, दिवाली धमाका ऑफर। तो इस दिवाली, ठीक है ना, आप सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात और अभी एनरोल करें एग्जाम्पल के सभी कोर्सेज पे। अगर आप ग्रुप डी से लेकर के और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप जुड़ना चाहते हो एग्जाम्पल के प्रहार बैच के साथ जो एक्सक्लूसिव लाया गया है सीडीएस और सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स के लिए, तो आज ही अप्लाई कीजिए दिवाली 75 कूपन कोड को और हमारे सभी जो प्रहार के ऑनगोइंग कोर्सेज हैं
प्रहार की जो चल रही कोर्सेज हैं इस पे 75% डिस्काउंट के साथ अपने सिलेक्शन को इंडिया के टॉप मोस्ट एंड वेल गाइडेड कंटेंट टीम के साथ आज जुड़ने का मौका प्राप्त कीजिए और 2023 की दिवाली में आप अपने परिवारजनों के साथ सरहद पे दिवाली मनाना, इसी की आशा के साथ एक बार फिर से आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, कम पटाखे जलाइए ताकि प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि बेफालतू के पटाखे ना जलाएं। पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही हमारा सबसे परम धर्म है और यही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का क्या है, हमारा कह सकते हैं काम है, कर्म है। तो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ